बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल। सो हमने रेंडर सीमेंट चैप्टर्स की सीरीज स्टार्ट की थी। सो आज प्रीवियस वीडियो में हमने जिंक फॉस्फेट सीमेंट को कंप्लीट किया था। आज के इस लेक्चर में हम जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो इसमें सबसे पहले ये है कि कैनेडियन बायोकेमिस्ट स्मिथ थे जिन्होंने डेवलप किया था पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट को किस तरह से बाय सब्स्टिट्यूटिंग दी फॉस्फोरिक एसिड ऑफ जिंक फॉस्फेट सीमेंट। जिंक फॉस्फेट सीमेंट में आपने जो फॉस्फोरिक एसिड जो हमने लिक्विड पार्ट में देखा था उसको जो है किसके साथ किया था, विद पॉलीएक्रेलिक एसिड के साथ। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद आ जाता है कि बेटे इट इज़ द फर्स्ट सिस्टम डेवलप विद द पोटेंशियल ऑफ एडिशन टू द टूथ स्ट्रक्चर। ये फर्स्ट सिस्टम डेवलप्ड हुआ था, ठीक है, जिसके साथ क्या थी, पोटेंशियल थी एडिशन की। ठीक है, टूथ स्ट्रक्चर के साथ जो पोटेंशियल ऑफ एडिशन होती है, ठीक है, वो सिस्टम जो है फर्स्ट डेवलप हुआ था यहाँ पे। ठीक है, और किया क्या था कि फॉस्फोरिक एसिड को पॉलीएक्रेलिक एसिड के साथ यूज़ किया गया था। अच्छा, उसके बाद चलते हैं बेटे एडिशन टू द टूथ स्ट्रक्चर। अगर हम देखें कि किस तरह से जो है हुआ, तो रिएक्ट विद द कैल्शियम आयन ऑफ द इनेमल और डेंटीन और इनेमल, जो ये आपका टूथ स्ट्रक्चर है, सबसे आउटर मोस्ट इनेमल होता है, उसके बाद सेकेंड लेयर जो है वो डेंटीन की होती है। तो जो इनेमल और डेंटीन की सरफेस पे जो कैल्शियम आयंस होते हैं, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट किया। ठीक है, थ्रो किसके ज़रिए किया, कार्बोक्सिल आयंस के थ्रू। ठीक है, सो इस तरह से जो है द रोल ऑफ कार्बोक्सिलेट फंक्शनल ग्रुप। अब जो कार्बोक्सिलेट फंक्शनल ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, और मैट्रिक्स फॉर्मेशन हुई और बॉन्डिंग टू टूथ हुआ। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है ये रिएक्शन हुआ कैल्शियम आयन के साथ। बस इसमें कुछ भी याद नहीं रखना, ये याद रखना है कि कैल्शियम आयन जो इनेमल डेंटीन पे होते हैं उसके साथ रिएक्ट किया था थ्रू कार्बोक्सिल आयन। ठीक है, इस तरह से एडिशन हुई टू टूथ स्ट्रक्चर। ठीक है बेटे। अच्छा, उसके बाद आ जाए केमिस्ट्री ऑफ सेटिंग। तो बेटे केमिस्ट्री क्या है सेटिंग की, रिएक्शन इन्वॉल्व पार्टिकल डिसोल्यूशन बाय द एसिड दैट रिलीज जिंक मैग्नीशियम एंड टिनाइन। क्या होता है कि रिएक्शन होता है, ठीक है, इन अगर मैं आपको ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाऊं, देखें जो रिएक्शन होता है ना, जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं बाय द एसिड के ज़रिए डिज़ोल्व हो जाते हैं वो। और डिज़ोल्व होने के बाद जो है वो क्या रिलीज़ करते हैं, वो रिलीज़ करते हैं जिंक आयन, मैग्नीशियम आयन, ठीक है, और क्या रिलीज़ करते हैं, टेन आयन रिलीज़ करते हैं। ठीक है, ये आयन्स रिलीज़ करते हैं डिज़ोल्व होने के बाद। अच्छा अब ये आयन जो रिलीज़ हुए हैं, जो पार्टिकल एसिड के ज़रिए डिज़ोल्व हुए हैं और ये आयन रिलीज़ किए, ठीक है, अब इस आयन का क्या काम है, ये आयन क्या करेंगे, दिस आयन रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, और एडजेसेंट पॉली एसिड चेन। ठीक है, ये जो आयन रिलीज़ हुए हैं ना, ये जाएंगे और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना उसके साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, या एडजेसेंट पॉली एसिड चेन जो है, ठीक है, सो डेटा क्रॉस लिंक सॉल्ट। जब ये आयन जाके कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करेंगे तो एक क्रॉस लिंक सॉल्ट फॉर्म होगा। ठीक है, जिसे हम कहेंगे कि भाई हाँ सीमेंट अब सेट हो गया है। ठीक है बेटे, तो केमिस्ट्री क्या है सेटिंग की, कि पार्टिकल डिजोल्व हो जाएंगे एसिड के जरिए, रिलीज करेंगे जिंक मैग्नीशियम एंड टिन। अब ये आयन जाके रिएक्ट करेंगे किससे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, जो कि एडजेसेंट पॉली एसिड चेन में होंगे। ठीक है, जो पॉली एसिड की चेन है इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, ठीक है, नज़र आ रही है, पॉली एसिड की चेन जा रही है पूरी। ठीक है, अब ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इसके साथ देखिए जिंक जो रिलीज़ हुआ था, ठीक है, वो जाके अटैच हो गया। इसी तरह से मैग्नीशियम आयन, टिन, इस तरह से, और क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक क्रॉस लिंक फॉर्म हो रहा है। ठीक है, क्रॉस लिंक सॉल्ट फॉर्म हो रहा है, और जब वो फॉर्म हो जाएगा तो बोलेंगे कि हाँ सीमेंट सेट हो गया है। सो आई होप कि आपको केमिस्ट्री ऑफ सेटिंग भी समझ आ गया। उसके बाद कंपोजिशन आ जाते हैं, कंपोजिशन पर आ जाते हैं पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट की। तो बेटे कंपोजिशन में यही है, पाउडर में क्या है, जिंक ऑक्साइड है जो कि बेसिक इंग्रेडिएंट है। मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या, प्रिंसिपल मॉडिफायर एंड ऑल्सो एड इन सिंटरिंग। और सिंटरिंग मैंने बताया था क्या होता है कि एक सॉलिड मास की फॉर्मेशन करना, फॉर्मिंग ऑफ अ सॉलिड मास। ठीक है, लाइक आपने ऊपर देखा कि एक क्रॉस लिंक सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, सो ये ऐड किया जाता है सिंटरिंग। ठीक है, तो ये हेल्प करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, ऑक्साइड्स ऑफ बिस्मथ एंड एल्यूमिनियम वो स्मॉल अमाउंट में डाले जाते हैं। और स्टेनस फ्लोराइड जो है इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ को और मोडिफाई करता है सेटिंग
टाइम को और एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी किसकी, स्टेनस फ्लोराइड की। तो ये इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकते हैं एंटी कैरियोजेनिक प्रॉपर्टी जो है पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट में किसकी होती है, तो पाउडर में जो स्टेनस फ्लोराइड होता है उसकी। और स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है ये, ठीक है, और मॉडिफाइड करता है सेटिंग को भी, ठीक है। सो ये आपने फंक्शन भी साथ साथ याद रखने हैं। और लिक्विड पे आए तो लिक्विड में एक्वस सोल्यूशन ऑफ पॉलीएक्रेलिक एसिड, जो स्टार्ट में भी बताया था, या आप कह लें कि कोपॉलीमर ऑफ एक्रेलिक एसिड जिसे हम पॉलीएक्रेलिक एसिड कहते हैं, ठीक है, विद अदर अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। और दूसरे जो और किसके साथ होता है ये कोपॉलीमर पॉलीएक्रेलिक एसिड, कोपॉलीमर कोपॉलीमर ऑफ एक्रेलिक एसिड कह लें या पॉलीएक्रेलिक एसिड कह लें, ठीक है। ये किसके साथ होता है, अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, इटिकोनिक, मैलिक एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड इनके साथ होता है, ठीक है, पॉलीएक्रेलिक एसिड आपका। तो ये लिक्विड के कंपोनेंट हो गए। तो ये कंपोजिशन तो आपने याद रखने हैं बेटे, ये वाइवा में पूछे जाते हैं एज इट इज। उसके बाद आ जाती है प्रॉपर्टीज़। तो बेटे प्रॉपर्टीज़ में क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ याद रखेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ याद रखेगा, ठीक है, लेस देन हाफ डेट ऑफ जिंक फॉस्फेट सीमेंट। तो आप देख रहे हैं कि जिंक फॉस्फेट सीमेंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से ये कम है, ठीक है। जिंक फॉस्फेट जिस इससे पहले जो सीमेंट पड़ा था वो कौन सा था, जिंक फॉस्फेट था, ठीक है। और इसकी आप देख रहे हैं कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी कम है उससे, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम है। तो लेस देन हाफ है किससे, जिंक फॉस्फेट सीमेंट से। तो ये बात याद रख लीजिएगा, ये पॉइंट। अच्छा, नॉट एज ब्रिटल एज जिंक फॉस्फेट, लेकिन ये जो है ना ब्रिटल नहीं होता जिंक फॉस्फेट की तरह। अच्छा, ये जो है ना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पोटेंशियल होता है, ठीक है, इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पोटेंशियल हाई होती है। इसी वजह से क्या होता है कि मोर डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि आप इसे जो है रिमूव कर सके एक्सेस सीमेंट को आफ्टर सेटिंग। मतलब जिस तरह से हमने जिंक फॉस्फेट में देखा था कि हमने जब उस पर प्रोसेस पे लगाया तो जो एक्सेस सीमेंट था उसको हम रिमूव कर देते थे, लेकिन जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसमें जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा हाई और बहुत मुश्किल होता है कि एक्सेस सीमेंट को आप आफ्टर सेटिंग रिमूव कर सकें, ठीक है। तो आफ्टर सेटिंग रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिल्म थिकनेस इसकी 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम है, ठीक है। तो इस तरह से सॉलिबिलिटी देख ले, सॉलिबिलिटी ऑफ दिस सीमेंट इज लो, सॉलिबिलिटी जो है इस सीमेंट की वो क्या है, कम है। एंड व्हेन एक्सपोज टू ऑर्गेनिक एसिड सच एज लैक्टिक एसिड हो गया, जब हम उसको एक्सपोज करते हैं ना ऑर्गेनिक एसिड, लैक्टिक एसिड हो गया ऑफ लेस देन pH 4.5, ठीक है, द सॉलिबिलिटी मार्कली इंक्रीज। ये बात याद रखिएगा। वैसे तो इस पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट की सॉलिबिलिटी कम है, लेकिन अगर हमने इसको ऑर्गेनिक एसिड से लाइक लैक्टिक एसिड से एक्सपोज करवा दिया जिसकी pH 4.5 से कम है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उसकी सॉलिबिलिटी जो है पॉलीकार्बोक्सिलेट की बढ़ जाएगी जब हम उसको क्या करेंगे, ऑर्गेनिक एसिड से लाइक लैक्टिक एसिड से एक्सपोज करवाएंगे। अच्छा, रिडक्शन इन दी पाउडर, तो ये एक सॉलिबिलिटी का आ गया, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि रिडक्शन इन दी पाउडर लिक्विड रेशियो रिजल्ट इन हायर सॉलिबिलिटी। अगर आप पाउडर लिक्विड रेशियो को कम करेंगे, पाउडर लिक्विड रेशियो को कम करने का मकसद क्या है कि पाउडर कम लिक्विड ज़्यादा। खुद सोचिए, जब पाउडर कम होगा लिक्विड ज़्यादा होगा, लिक्विड ज़्यादा होगा तो सॉलिबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। तो वही कह रहे हैं, रिडक्शन पाउडर लिक्विड रेशियो हायर सॉलिबिलिटी एंड डिसइंटीग्रेशन रेट जो होगा इन दी ओरल कैविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि सॉलिबिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। हायर सॉलिबिलिटी एंड डिसइंटीग्रेशन रेट इन दी ओरल कैविटी हायर हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो ये दो सॉलिबिलिटी के मैंने पॉइंट बता दिए। उसके बाद वर्किंग टाइम पे आ जाए, शॉर्टर देन द जिंक फॉस्फेट सीमेंट, जो वर्किंग टाइम होता है ना इसका कम होता है जिंक फॉस्फेट सीमेंट से, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2.5 मिनट होता है, ठीक है, 2.5 मिनट होता है। लोअर देन द टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को कम करेंगे किसके, स्लैब, जो ग्लास स्लैब होती है ना, अगर आप उसके टेम्परेचर को कम करेंगे तो जो वर्किंग टाइम होगा ना वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ये बात याद रखेगा, क्योंकि वो जब आप टेम्परेचर कम करेंगे तो वो रिटार्ड करेगा रिएक्शन को बिटवीन पाउडर एंड लिक्विड। ये बात ऑलरेडी मैंने बताई हुई थी। देखिए सारी प्रॉपर्टीज़, सारी जो मैंने चीज़ें स्टार्ट से बताई है ना वो आगे रिपीट होती रहेंगी। तो अगर आप स्टार्ट से लेक्चर देख रहे होंगे ना तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि बेटे टेम्परेचर जब आप ग्लास स्लैब जिस पे आप मिक्सिंग कर रहे होते हैं, पाउडर लिक्विड को मिक्स कर रहे होते हैं, अगर आप उसका टेम्परेचर कम करेंगे तो वर्किंग टाइम ज़्यादा होगा, इंक्रीज दी वर्किंग टाइम। क्योंकि टेम्परेचर जो आप कम करेंगे मीन कोल्ड होती जाएगी वो ग्लास स्लैब, तो वो जो है ना रिटार्ड करेगी, रिएक्शन जो हो रहा होता है ना पाउडर लिक्विड रिटार्ड हो रहा होगा, जिसकी वजह से वर्किंग टाइम बढ़ रहा होगा और आप उस पर वर्क
कर पा रहे होंगे ज़्यादा देर तक, लेकिन वो सेट नहीं हो पा रहा होगा क्योंकि टेम्परेचर कम है और इस वजह से वो रिएक्शन नहीं हो रहा और सेट नहीं हो रहा, वर्किंग टाइम बढ़ रहा है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी लॉजिक में। पता है मैं कोई भी चीज़ रट्टा नहीं लगवा रही, सब कुछ आपको समझा रही हूँ। इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती और इन फ्रंट ऑफ योर प्रोफेसर आप अटक जाते हैं तो फिर ये तो आपकी सबसे बड़ी नाकामी होगी, क्योंकि जिस तरह से आपको लेक्चर मिले उसमें आपको अटकने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ में रट्टा नहीं लगवा रही। हाँ, कॉम्पोजिशन है वो आपको खुद याद करनी पड़ेगी और बाकी जो प्रॉपर्टीज़ है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको पूरा दे रही हूँ। बट lowering the temperature for glass slab can result the acid to be get thickened and increase the viscosity। ठीक है, अगर आप जो है लोअर करते हैं टेम्परेचर ऑफ ग्लास स्लैब का तो उससे क्या होगा कि जो एसिड होगा ना वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा, और वो थिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा, इट इज़ एडवाइज टू रेफ्रिजरेट ओनली पाउडर बिफोर मिक्सिंग। एडवाइस किया जाता है कि आप रेफ्रिजरेट कर लें सिर्फ पाउडर को बिफोर मिक्सिंग से। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब उसको जो है एसिड जो है उसके नतीजे में थिक हो जाता है, इंक्रीज हो जाती है विस्कोसिटी। सारी चीज़ें जो भी पॉइंट मैंने बताए हैं उसको आपने याद रखना है। सेटिंग टाइम देख लें, रेंज फ्रॉम 6 to 9 मिनट है। ठीक है, एक्सेप्टेबल है फॉर ल्यूटिंग सीमेंट के लिए। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ देख लें, पीएच ऑफ दिस सीमेंट कितनी है, 1.7, मीन एसिडिक है। ठीक है, पीएच राइजेस रैपिडली एज सेटिंग रिएक्शन प्रोसीड, मतलब जैसे जैसे जो है सेटिंग रिएक्शन जो है प्रोसीड होता जाएगा वैसे वैसे जो है टेम्परेचर हाई होता जाएगा, सॉरी वैसे वैसे पीएच जो है क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, पीएच बढ़ती जाएगी। तो पीएच ऑफ दिस सीमेंट क्या है 1.7 और पीएच राइजेस होगा जैसे जैसे सेटिंग रिएक्शन प्रोसीड होता जाएगा। पीएच ऑफ द जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट राइजेस मोर रैपिडली देन दी पीएच ऑफ जिंक फॉस्फेट सीमेंट। तो ये बात याद रखना है कि जो पीएच होती है ना जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है निस्बत किसके, जिंक फॉस्फेट सीमेंट के। ठीक है, अच्छा, larger size of the molecule of zinc polycarboxylate cement limit its diffusion through the dental tubules। ठीक है, अगर आप जो है लार्जर साइज मॉलिक्यूल लेंगे जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट के ना तो वो जो है डिफ्यूजन हो रही होती है ना डेंटल ट्यूब्यूल्स में, वो लिमिट हो जाएगी। ठीक है, वो लिमिट हो जाएगी, उस तरह से पल्प इरिटेशन नहीं कॉज होगी। ठीक है, तो लार्जर साइज ऑफ मॉलिक्यूल पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट जो है वो लिमिट करेगा डिफ्यूजन ऑफ डेंटल ट्यूब्यूल्स की। थस इम्पार्ट एक्सेलेंट बायो कंपेटेबिलिटी इक्वलेंट टू जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट। तो इस तरह से जो है एक्सेलेंट बायो कंपेटेबिलिटी मिल जाएगी हमें इक्वलेंट टू जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट। ठीक है बेटा, तो ये मेन पॉइंट है कि लार्जर साइज जो मॉलिक्यूल के यूज़ होंगे तो वो डिफ्यूजन को लिमिट करेगा डेंटल ट्यूब्यूल्स में। ठीक है, इसी वजह से फिर ये क्या हो जाएगा, एक्सेलेंट बायो कंपेटेबिलिटी हो जाएगा, इक्वलेंट हो जाएगा जिंक ऑक्साइड यूजिनोल सीमेंट के। ठीक है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज मैनिपुलेशन देख लें। पाउडर टू लिक्विड रेशियो रेंज जो मतलब जो रिकमेंडेड रेंज जो मैन्युफैक्चर की तरफ से है वो क्या है, पाउडर टू लिक्विड वो क्या है, फ्रॉम 1.5 पार्ट्स ऑफ पाउडर टू 1 पार्ट ऑफ लिक्विड बाय वेट डालना है। ठीक है, 1.5 पार्ट्स आपने पाउडर के किस 1 पार्ट ऑफ लिक्विड में डालना है बाय वेट। ठीक है, तो ये तो आपको एक पाउडर लिक्विड रेशियो दी हुई है। ठीक है, अच्छा, ये सारी, अच्छा, उसके बाद मिक्सिंग शुड बी डन ऑन द सरफेस दैट डज नॉट अब्जॉर्ब द लिक्विड। मिक्सिंग जो है आपको सरफेस पे करनी है। ठीक है, और अब्जॉर्ब कर डज नॉट अब्जॉर्ब द लिक्विड। ग्लास स्लैब इज एडवांटेजेस। ठीक है, तो ग्लास स्लैब जो है इज एडवांटेजेस और पेपर पेट सप्लाइड बाय मैन्युफैक्चर। पेपर पेट सप्लाइड किया जाएगा उसको, उसी के ओवर कर दिया जाएगा पेपर पे, उसी पे जो है आपको करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक दफ़ा ग्लास स्लैब कूल हो गई और फिर उसका जो टेम्परेचर होता है ना वो लॉन्गर टाइम तक मेंटेन रहता है। ठीक है बेटे, तो ये सारी मैनिपुलेशन की चीज़ें थी। अच्छा, the liquid should not be dispensed before the time when the mix to be made. It is water to atmosphere very rapid. The loss of water from the liquid result in a very marked। ठीक है, मतलब जो लिक्विड का आपने देखा अगर वहाँ से जो लिक्विड कंपोनेंट है अगर वहाँ से लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर मीन वो एपोरेट हो जाता है तो बहुत तेज़ी से जो है विस्कोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये बात याद रखेगा। मीन आपने जो है जिस तरह से यहाँ पे मेंशन है कि द लिक्विड शुड नॉट बी डिस्पेंस बिफोर द टाइम व्हेन द मिक्स।
ठीक है। इस टू बी मेड इट लूसेस वाटर टू एटमॉस्फेयर वेरी रेपिडली, मतलब अगर आपने लिक्विड जो है मिक्स करने से पहले ही बाहर निकाल लिया तो उसमें क्या होगा कि वो जो है उसके जो वाटर है ना वो बहुत तेज़ी से एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, लॉस हो जाएंगे वेरी रेपिडली। द लॉस ऑफ वाटर जो होगा लिक्विड से वो क्या करेगा, बहुत तेज़ी से उसकी विस्कोसिटी हाई हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब लॉस ऑफ वाटर होगा तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी लिक्विड की। तो ये सारी चीज़ें जो कि आपने देखी बढ़ती है। द पाउडर इज रेपिडली इनकॉर्पोरेट इन द लिक्विड इन लार्जर क्वांटिटीज़, ठीक है। पाउडर तेज़ी से इनकॉर्पोरेट हो जाता है लिक्विड में। इंडिकेट द कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट इमीडिएटली आफ्टर द 3 सेकेंड मिक्स। और आप जो है क्या करते हैं, जिस तरह से ही आप मिक्स करते हैं तो कंसिस्टेंसी जो है इमीडिएटली आफ्टर 30 सेकेंड मिक्स में आपको दिखने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इंडिकेट द लॉन्गर मिक्सिंग टाइम और एडिशनल टाइम ऑन द मिक्सिंग स्लैब। इफ गुड बॉन्डिंग टू द टूथ स्ट्रक्चर टू बी अचीव द सीमेंट मस्ट बी अडेप्ट अगेंस्ट द टूथ सरफेस बिफोर इट लूज इट्स ग्लॉसी। तो बेटा ये चीज़ जो है ना, ये पॉइंट आपने ये मस्ट याद रखना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना उसका मैं बता रही हूँ, बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं एडिट करके और जो 2-3 वर्ड से बताती रहती हूँ, लेकिन जो पॉइंट्स उसको मैं हाईलाइट करती हूँ। तो बेटे यहाँ पे ग्लोसी अपीयरेंस जो है ना वो क्या इंडिकेट करती है, वो इंडिकेट करती है कि भाई सफिशिएंट नंबर जो है फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप्स हैं ऑन द सरफेस ऑफ द मिक्सचर पे, ठीक है, जो कि वाइटल है, बहुत ज़्यादा वाइटल है, अहम है फॉर बॉन्डिंग टू टूथ स्ट्रक्चर, ठीक है। जब आप मिक्स कर रहे होते हैं तो जो मिक्सचर की जो सरफेस पे ना अगर ग्लोसी अपीयरेंस आपको शो हो रही है तो इसका मतलब ये है कि सरफेस पे क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप फ्री सफिशिएंट नंबर में है, कार्बोक्सिलिक फ्री कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जिससे क्या होगा कि बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी टूथ स्ट्रक्चर पे, ठीक है बेटे। तो ये बात याद रखेगा, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। A dull looking mixture means that an insufficient number of unreactant carboxylic group are able to bond to calcium in the tooth surface, ठीक है। जिस तरह से मैंने कहा कि रिएक्ट करता है जो कैल्शियम होता है एनामल और डेंटिन पे, तो उसी तरह से जो है सफिशिएंट वो हो रही होती है सेटिंग। अच्छा, तो अब ये कह रहे हैं कि अगर आपको सरफेस मिक्सचर की जो है डल दिख रही है, डल लुकिंग मिक्सचर दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इनसफिशिएंट नंबर ऑफ अनरिएक्टेड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, वो अवेलेबल है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अच्छी सी बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है, टू बॉन्ड टू द कैल्शियम इन द टूथ स्ट्रक्चर। तो इस तरह से क्या होगा, बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी क्योंकि डल सरफेस आपको नजर आ रही है, ठीक है बेटे, इनसफिशिएंट नंबर ऑफ। तो ये हो गया। रिटेंशन ऑफ दिस सीमेंट देख लें। डिस्पाइट ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ टूथ एडिशन दिस सीमेंट इज नॉट सुपीरियर टू जिंक फॉस्फेट सीमेंट इन द मीन्स ऑफ रिटेंशन, ठीक है। अगर हम जो है टूथ एडिशन के लिहाज से बात करें तो बेटे ये सीमेंट जो है ना ये सुपीरियर नहीं है जिंक फॉस्फेट सीमेंट के, ठीक है। किसके लिहाज से, इन द मीन्स ऑफ रिटेंशन के लिहाज से। फेलियर यूजुअली अकर एट द सीमेंट टूथ इंटरफेस विद जिंक फॉस्फेट सीमेंट, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम टूथ एडिशन के लिहाज से बात करें तो हमने देखा कि ये सुपीरियर नहीं है जिंक फॉस्फेट सीमेंट से। मीन अगर जिंक फॉस्फेट सीमेंट को जो है हम करें इन केस ऑफ जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट, द फेलियर अकर यूजुअली एट द सीमेंट मेटल इंटरफेस, मतलब अगर सीमेंट और मेटल का इंटरफेस हो तो उसमें ये फेल हो जाएगा जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट, ठीक है, एडिशन नहीं हो पाएगी रदर देन द सीमेंट टूथ इंटरफेस, ठीक है बेटे। तो रिटेंशन सीमेंट के लिहाज से बात हो गई। उसके बाद सीमेंट डज नॉट बॉन्ड टू नोबल मेटल इन दी केमिकली कंटेमिनेटेड कास्ट, ठीक है, सीमेंट जो है बॉन्ड नहीं करता नोबल मेटल से, ठीक है। उसके बाद था द एसेंशियल दैट दिस कंटेमिनेटेड सरफेस इन दी कैविटी साइड्स ऑफ द कास्टिंग इम्प्रूव वेटेबिलिटी। इसको अगर मैं आपको थोड़ा सा, ठीक है बेटे, तो ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है कि हम जो है कंटेमिनेटेड सरफेस जो कैविटी साइड पे कास्टिंग है उसको रिमूव करें ताकि इम्प्रूव हो सके वेटेबिलिटी और मैकेनिकल बॉन्ड, ठीक है, सीमेंट मेटल इंटरफेस का, ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि वो नोबल मेटल के साथ बाइंड नहीं करेगा। अच्छा, द सरफेस कैन बी केयरली अपडेटेड विद अ स्मॉल स्टोन और कैन बी हाई प्रेशर एयर एंड एल्यूमिना एब्रेसिव, बेटे बस इसमें इतना ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आ जाए रिमूवल ऑफ एक्सेस सीमेंट ड्यूरिंग सेटिंग जिंक पॉलीकार्बोनेट सीमेंट पासिस थ्रू आर रबरी स्टेज, ठीक है, डेट मेक्स रिमूवल ऑफ द एक्सेस सीमेंट क्वाइट डिमांडिंग। जिस तरह से मैंने कहा कि आफ्टर सेटिंग जो है जिंक पॉलीकार्बोनेट सीमेंट को
एक्सेस जो सीमेंट है उसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ड्यूरिंग सेटिंग के दौरान जो जिंक पॉलीकार्बोक्सिलेट सीमेंट होता है ना, वो अगर उसने पासिस थ्रू द रबरी स्टेज, ठीक है, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा जो रिमूवल है ऑफ द एक्सेस सीमेंट का वो क्या हो जाएगा, क्वाइट डिमांडिंग हो जाएगा, ठीक है, मीन मुश्किल हो जाएगा। एक्सेस सीमेंट शुड नॉट बी रिमूव इन दिस स्टेज, क्योंकि एक्सेस सीमेंट जो निकली हुई होगी आप उसको रिमूव नहीं कर सकते इस स्टेज पे, बिकॉज दीज आर चांसेस ऑफ सीमेंट गेट्स पुल आउट ऑफ द ग्राउंड। क्योंकि अगर आपने उसको रिमूव करना चाहा तो फिर पूरी सीमेंट निकल के आपके हाथ में आ जाएगी, ठीक है, क्राउन से निकल के। आप तो अपनी पूरी जान लगा देंगे कि नहीं मुझे साफ करना है, लेकिन फिर क्या होगा कि पूरी सीमेंट ही आपके हाथ में आ जाएगी क्राउन से निकल के, ठीक है। क्वाइट डिमांडिंग होता है इसको साफ करना। इट कैन रिमूव ओनली आफ्टर इट बिकम्स हार्ड। आप इसको साफ कर सकते हैं, लेकिन कब साफ कर सकते हैं, हार्ड होने से पहले, ठीक है, बिफोर इट कैन रिमूव ओनली आफ्टर, मतलब बिफोर सेटिंग आप इसको रिमूव, लेकिन बिफोर सेटिंग रिमूव करना पॉसिबल इस वजह से नहीं होता कि पहले आपने उसको सेट करना होता है। जब सेट हो जाता है तब आप एक्सेस सीमेंट जो है रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसकी सीमेंट कब रिमूव करेंगे, क्योंकि ये तो रिमूव ही नहीं होगी, तो आपने इसको तब तक रिमूव नहीं करना जब तक कि पूरी तरह से हार्ड ना हो जाए। आफ्टर इट बिकम हार्ड देन आप रिमूव कर लें, ठीक है। फिर वो मतलब क्राउन से निकल के पूरा क्राउन आपके हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि तब तक हार्ड हो गई होगी, ठीक है। तो जितनी रिमूव हो रही है तब आप उतनी रिमूव कर लेंगे। द आउटर सरफेस ऑफ द प्रोस्थेसिस बी coated carefully with a thin layer of separated medium such as petroleum jelly to prevent excess cement from adhering its surface। तो जो आउटर सरफेस होती है ना प्रोस्थेसिस की, उसको कोटेड किया जाता है। किससे कोटेड किया जाता है, थिन लेयर ऑफ सेपरेटेड मीडियम से, मीन एक सेपरेटेड मीडियम से उसको क्या किया जाता है, कोटेड किया जाता है। वो सेपरेटेड मीडियम क्या होता है, पेट्रोलियम जेली होती है। और ये क्यों किया जाता है, ये इस वजह से किया जाता है ताकि प्रिवेंट कर सके एक्सेस सीमेंट को, ठीक है, एक्सेस सीमेंट को प्रिवेंट कर सके फ्रॉम एडहेरिंग इट्स सरफेस। मीन ऐसे नहीं कि एक्सेस सीमेंट जो है वो रह जाए, ठीक है, और वो एडहेर हो, उसी सरफेस पे एडहेर हो जाए, ठीक है। तो उसको एक्सेस सीमेंट को एडहेरिंग सरफेस से प्रिवेंट करने के लिए हम एक कोटिंग करते हैं प्रोसेस के आउटर सरफेस पे, जिसे पेट्रोलियम जेली कहा जाता है, ठीक है बेटे। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो कि मैंने आपको बता दिया। अच्छा, केयर शुड बी टेकन नॉट टू अलाउ द मीडियम टू टच द मार्जिन ऑफ द प्रोसेस। आपको केयर रखना है कि जो केयर करनी पड़ेगी, ठीक है, कि वो जो मीडियम है वो टच ना करे मार्जिन ऑफ द प्रोसेस। अनदर अप्रोच टू स्टार्ट रिमूविंग एक्सेस सीमेंट एज सून एज सेटिंग ऑफ दिस सीमेंट, ठीक है। मतलब जैसे जैसे वो सेट हो, हार्ड हो, आपने जो है रिमूविंग एक्सेस सीमेंट को स्टार्ट कर देना है। द गोल ऑफ द डूइंग ऑल दिस टू प्रिवेंट एक्सेस सीमेंट ड्यूरिंग रबरी स्टेज। और हमारा गोल यही है, मतलब होना चाहिए कि प्रिवेंट कर सके एक्सेस सीमेंट को ड्यूरिंग रबरी स्टेज ही, क्योंकि अगर वो एक दफ़ा रबरी स्टेज से पास हो गया तो बहुत जो है क्वाइट डिमांडिंग हो जाएगा कि आप उसको रिमूव कर सकें, ठीक है। तो ये रबरी स्टेज का याद नहीं, क्योंकि हो सकता है BCQ में पूछ लें, ठीक है। तो ये पॉइंट है जो आप इतनी ज़्यादा मैंने आपको समझाया, ठीक है। सो उसके बाद चलते हैं कॉपर सीमेंट पे। कॉपर सीमेंट को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो बेटे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और मुझे भी दुआ में खास कर याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।